बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम अपनी रमज़ान सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इंशाल्लाह इस सीरीज़ के अंदर 3 से 4 वीडियोस आएंगी इंक्लूडिंग अ डिटेल डाइट प्लान, और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि तमाम वीडियोस रमज़ान से पहले अपलोड हो जाएं। तो आज पहली वीडियो है इस सीरीज़ की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाली वीडियो, क्योंकि आने वाली जो तमाम वीडियोस हैं और जो डाइट प्लान है इसी के ऊपर बेस करेगा। तो आज हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि आप रमज़ान के अंदर कैसे फ़ैट बर्निंग को इनिशिएट कर सकते हैं, यानी अपने जिस्म की चर्बी को पिघला सकते हैं। आपने एंड तक ज़रूर सुनना है। बातें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि फ़ास्टिंग या रोज़ा होता क्या है। फ़ास्टिंग को हम डिफ़ाइन करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड या ड्रिंक फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब फास्टिंग कोई नई टर्म नहीं है, बहुत पुरानी टर्म है, बहुत से रिलीजन्स के अंदर ये इस्तेमाल होती है। इसी तरह मुसलमान भी 30 दिन के रोज़े रखते हैं। हम जो फास्टिंग करते हैं उसको हम कहते हैं ड्राई फास्टिंग, और ये 30 दिन के लिए कंटिन्यूसली करवाई जाती है। इसके साथ साथ डाइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशन है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इसके साथ मेडिकल बहुत से टेस्ट होते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल होती है, और बहुत से ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि आप फास्टिंग कंडीशन के अंदर करवा रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वो भी बेसिक फास्टिंग के मैकेनिज़्म के ऊपर वर्क करती है। तो अगर हम बेसिक बात करें कि फ़ास्टिंग के अंदर ऐसा है क्या, अब दरअसल जो फास्टिंग है वो तीनों मेटाबॉलिज्म को इन्वॉल्व करती है। आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म। यानी तो जब भी आप फास्टिंग करते हैं तो आपका जिस्म कंप्लीट वर्किंग के अंदर आता है। तो अब हम पहले बात करते हैं कि आपके जिस्म में चर्बी या फैट बनता कैसे है। तो जब भी आप खाना खाते हैं या कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच मील लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किया जाता है, रोटी चावल वगैरह, तो जब भी आप मील लेते हैं तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बनता है, यानी आपकी जो एनर्जी है जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है और आपके खून के अंदर शामिल होता है। तो जब भी आपके खून में ग्लूकोज मौजूद होता है तो आपके पैंक्रियाज यानी आपका जो लबलबा होता है वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको आप कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, शुगर वाले मरीज़ लगाते भी हैं। तो ये जो इंसुलिन है नेचुरली अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि जब भी आपके खून के अंदर ग्लूकोज होगा तो ये आपके खून में से जो ग्लूकोज है उसको रिमूव करती है, यानी एक ट्रांसपोर्टर हार्मोन है। तो इंसुलिन का जो सबसे पहला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टर हार्मोन है। जो ग्लूकोज आपने खाया है या आपने खाने की सूरत में लिया है उसको वो आपके सेल्स तक पहुंचाती है, यानी आपके खुलियों तक पहुंचाती है, ताकि उनको एनर्जी दी जा सके, क्योंकि सेल्स को भी तो एनर्जी चाहिए होती है। तो इंसुलिन वो ग्लूकोज आपके सेल्स तक पहुंचा देती है, एक फंक्शन। अब सारा तो ग्लूकोज सेल्स को नहीं चाहिए होता, तो फिर क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है उसको इंसुलिन स्टोर करवाता है। अब स्टोर किधर होता है, सबसे ज़्यादा आपके मसल्स के अंदर होता है, यानी आपके पट्ठों के अंदर, जिगर यानी कि लिवर के अंदर, किडनी वगैरह के अंदर भी स्टोर होता है। अब ये कैसे स्टोर होता है, ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जब भी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को हम इकट्ठा करते हैं तो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बनता है, यानी स्टोर्ड ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, ये आपके पट्ठों के अंदर होता है, आपके जिगर के अंदर होता है और किडनीज़ के अंदर होता है। मेनली जिगर और पट्ठों में ही होता है। तो अब हमने स्टोर भी करा लिया, लेकिन जब आपकी कैलोरिक इंटेक कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा होती है, आप बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो एक हद तक सेल्स तक पहुंच गया, स्टोर भी हो गया, तो फिर एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगा उसको क्या करेगी आपकी बॉडी, वो ये करती है उस एनर्जी को फैट के अंदर कन्वर्ट करना शुरू करती है। जब भी इंसुलिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, ये जो ग्लूकोज है, एनर्जी है, इसको फैट के अंदर कन्वर्ट करती है आपके एडिपोस सेल्स के अंदर। एडिपोस सेल्स की एक खासियत होती है कि इनके अंदर आप बेतहाशा एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, और ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और आपने देखा है कि इसी तरह मोटापा भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह इंसुलिन बेसिक कल्प्रिट है जो कि आपकी चर्बी बनवा रहा होता है। तो बेसिक हमने बात कर ली कि ये तरीका है जिससे आपका फैट बन रहा है। तो जैसा कि हमने बात किया था कि जो फास्टिंग है वो तीनों मेटाबॉलिज्म को इन्वॉल्व करती है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं, 30 दिन की हमने फास्टिंग करनी है। अव्वल तो जब हम शुरू में फास्टिंग शुरू करते हैं, अपना रोज़ा शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने फास्टिंग की शुरू की तो आपने जो खाना खाया था वो
अब हज़म हो गया, इंसुलिन ने वो सारा ख़त्म कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, स्टोर करवा दिया। तो अब क्या होगा कि आपके खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा है। जैसे फास्टिंग बढ़ती जा रही है, घंटे गुजरते जा रहे हैं, आपका ग्लूकोज लेवल नीचे आता रहेगा। अब जब ग्लूकोज का लेवल नीचे आएगा तो इंसुलिन का लेवल भी नीचे आएगा, क्योंकि इंसुलिन तभी रिलीज़ होती है जब ग्लूकोज होता है। अब इंसुलिन रिलीज़ जब नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज नहीं है और आपके सेल्स को तो एनर्जी चाहिए होती है और आप खा नहीं रहे ऊपर से। तो फिर क्या होता है, आपका लबलबा यानी कि जो आपके पैंक्रियाज हैं वहीं से ही एक हार्मोन रिलीज़ होता है, उसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन। अब इस ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है, वो स्टोर्ड ग्लूकोज जो कि हमने ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके पट्ठों के अंदर और आपके जिगर वगैरह के अंदर स्टोर करवाया था, वहाँ पर ये जाएगा और उसको तोड़ेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर, यानी जो ग्लाइकोजन मौजूद है उसको तोड़ना शुरू करेगा। ये एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो मेडिकल के या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, वो इस समझ सकते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को। अब ये जो ग्लाइकोजन है क्योंकि ग्लूकोज से बनता है, तो जब ये टूटेगा तो ग्लूकोज ही बनेगी, तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड होगी। तो ये बेसिक फंक्शन है ग्लूकागॉन का कि वो आपका जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, जो स्टोर किया हुआ है आपने ग्लूकोज मुश्किल वक्तों के लिए, उसको कन्वर्ट कराएगा ग्लूकोज के अंदर। अच्छा, अब आप जब कंटिन्यूसली फास्टिंग कर रहे होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर हैं या स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो ख़त्म हो जाता है। डेफिनेटली एक थोड़ी सी मिकदार के अंदर वो मौजूद होता है। अब हो क्या रहा है कि आप खा भी नहीं रहे, आपका स्टोर ग्लूकोज भी ख़त्म हो गया है, तो अब आपके सेल्स को भी ज़िंदा रहना है, आपको भी ज़िंदा रहना है। तो उस वक्त आपने जो अपनी ट्रंक भरा हुआ था, यानी अपनी पेटी के अंदर जो इतना ज़्यादा फ़ैट जमा करके रखा हुआ था, उसकी बारी आएगी। फ़ैट इसीलिए हमारी बॉडी स्टोर करती है कि जब ज़रूरत हो तो उस वक्त हम इसको इस्तेमाल कर सकें, लेकिन आम रूटीन के अंदर हमें एक ज़रूरत पड़ती नहीं है। हम कंटिन्यूसली खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फ़ैट बनता रहता है। अब वो मुश्किल टाइम आ चुका है जब आप खा भी नहीं रहे, आपका जो स्टोर ग्लूकोज है वो भी ख़त्म हो गया है, तो अब आपकी बॉडी फ़ैट मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करेगी सही तरीके से। फ़ैट मेटाबॉलिज्म एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स के अंडर ही चल रहा होता है। ये हार्मोन जो हैं जिनको हम एड्रेनालिन और ग्लूकागॉन कहते हैं, ये जाके फ़ैट सेल्स के ऊपर लगते हैं, रिसेप्टर्स के ऊपर लगते हैं और वहाँ से जो स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनको तोड़ना शुरू करते हैं। वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर, और फैटी एसिड जो आगे कन्वर्ट होते हैं कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इन बातों को छोड़ दें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये समझें कि आपके जो फैट सेल्स हैं उनसे एनर्जी बनती है और वो एनर्जी आपकी बॉडी को दी जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सोच रहे होंगे कि ग्लूकोज से भी हम एनर्जी ले रहे हैं और फैट से भी एनर्जी ले रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर कुछ तो ऐसा कॉमन होगा कि ग्लूकोज एक सेपरेट चीज़ है और फैट एक सेपरेट चीज़ है। असल में जो ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी डायरेक्टली ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं करती। वो भी जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है कंपाउंड के अंदर, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, वो कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोए, और वो एसिटाइल कोए जो कंपाउंड होता है, जिन्होंने थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी हुई है, वो आगे फिर टीसीए साइकिल के अंदर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो फैट्स होते हैं जब वो टूटते हैं तो एसिटाइल कोए बनता है। तो हमारे पास जो बेसिक एनर्जी सोर्स आता है वो एसिटाइल कोए आता है, क्योंकि उसने आगे साइकिल्स के अंदर चलना है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो ये एक बात होती है कि ग्लूकोज ने भी एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होना है, प्रोटीन्स भी एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं, फैट्स भी कन्वर्ट होते हैं। तो अगर आप रोटी वगैरह ना भी खाएं तब भी आपकी बॉडी गुजारा कर लेती है फास्टिंग के अंदर, इसीलिए हम बहुत अरसे तक सर्वाइव कर लेते हैं। तीसरा जो हमारा मेटाबॉलिज्म रह गया वो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब आपका जो मसल टिश्यू है, मसल्स हैं, ये कन्वर्ट होते हैं जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं यही प्रोटीन बनाते हैं बेसिकली। तो जब फास्टिंग करते हैं तो अमीनो एसिड बनते हैं। अब ये अमीनो एसिड्स आपके जिगर के अंदर कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो यानी एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें आपका जो अमीनो एसिड हैं या मसल टिश्यू हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लूकोज। इस तरह भी आपकी बॉडी फास्टिंग के अंदर ग्लूकोज बना रही होती है और उससे आपका जो एनर्जी पूरी हो रही होती है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं तो उनका मसल मास बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वो क्यों होता है? इसी वजह से होता है कि उनका जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिवेट होता है
और वो डाइट के अंदर इतना ज़्यादा प्रोटीन लेते नहीं, निगलेक्ट करते हैं, तो बॉडी उनका जो प्रोटीन है वो काफ़ी ज़्यादा तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो बहुत वीक लगना शुरू होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप डाइटिंग कर रहे हो। तो इस सारे को मैं अगर समराइज़ करूँ कि हमने क्या किया था कि पहले अपना एनर्जी प्रोवाइड की थी अपने सेल्स को। जब हम फास्टिंग शुरू कर रहे थे तो फिर हमने अपना स्टोर्ड ग्लूकोज इस्तेमाल करना शुरू किया। जब हमने कंटिन्यूस फास्टिंग करते रहे एक टाइम ऐसा आया कि हमने अपना फ़ैट मेटाबॉलिज्म भी बाकायदा ऑन कर लिया। और फिर हम जब उसके बाद फास्टिंग करेंगे तो हमारी बॉडी डायरेक्ट जो है वो फ़ैट इस्तेमाल किया करेगी। अच्छा, ये तो थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हो गई। तो आप लोगों ने ऐसा क्या करना है कि आपका जो फ़ैट मेटाबॉलिज्म है वो ऑन हो सके और रमज़ान के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी चर्बी है उसको पिघला सकें। तो इसके लिए आपका ज़रूरी है कि फ़ास्टिंग को करामत बनाने के लिए जो आपका ईटिंग विंडो है, यानी आपका अफ्तार से लेके जो सहरी तक का टाइम है, जो ईटिंग विंडो बनती है इस लिहाज से, उसके अंदर आपने एक कैलोरिक डेफिसिट के अंदर खाना है। कैलोरिक डेफिसिट में खाने का मतलब ये कि आपने अपनी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज़ हैं उनसे 300-500 कैलोरीज़ कम खाना है। जब आप ये करेंगे तो आपकी बॉडी जल्दी फ़ैट बर्निंग स्टेट यानी कि कीटोसिस के अंदर जाएगी और आपको रिज़ल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम अफ्तारी और सहरी के दरमियान इतना खा लेते हैं कि बॉडी एक्स्ट्रा स्टोर करने लग जाती है। हमने स्टोर नहीं करवाना, हमारा मकसद ये है कि हम बस उतना ही खाएं रमज़ान के अंदर जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, ताकि जो पुराने वाला फ़ैट है वो हमारी बॉडी बर्न करे। ठीक है, अगर हम इतना ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा तो बॉडी डेफिनेटली उसको दोबारा स्टोर करवाने लग जाएगी। हमने ये नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 से 500 कैलोरीज कम लें, ठीक है, और साथ एक एक्सरसाइज फॉलो करें तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आपका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो फ़ैट है वो बर्न होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि रमज़ान के रोज़े बिल्कुल स्किप नहीं करने। अगर हम फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो दुनिया भर फास्टिंग को मान रही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है, इसीलिए हुक्म दिया गया है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। स्पिरिचुअल फ़ायदे तो हैं, जिस्मानी तौर पर भी अल्लाह ताला ने हमारी डिटॉक्सिफिकेशन का एक तरीका रखा हुआ है। तो फ़ायदे क्या क्या हैं? कैंसर से आपको फास्टिंग बचा सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि शुगर से बचाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाएगी। PCOS की जो ख़वातीन शिकार हैं वो ज़रूर इसको करें। जितने भी दिल के अमराज हैं, वो एजिंग का मसला यानी कि चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं, उसके लिए फ़ास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेतहाशा फ़वाइद हैं फ़ास्टिंग के और पूरी दुनिया फ़ास्टिंग की तरफ कन्वर्ट हो रही है। और हमें ये तो हुक्म बहुत अरसे पहले दे गया, हमारे जो प्यारे पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी रोज़े रखा करते थे। तो हमने अब ये क्या करना है कि फ़ास्टिंग करनी है, लेकिन इस लिहाज से करनी है कि हम बहुत ज़्यादा ना खा रहे हो, सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट जितनी जिस्म को ज़रूरत है ख्याल से खाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपसे डाइट प्लान भी शेयर करूंगा ताकि आपको मज़ीद आइडिया भी हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कर सकते हैं, आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियोज़ में, इंशाल्लाह डाइट प्लान भी होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।